जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक वायुमंडल की संरचना पर चर्चा करेंगे। देखिए, वायुमंडल क्या है, पहले जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर हवा के फैले हुए आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल है, ये क्या करता है कि सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है। इसी सौरमंडल के माध्यम से पृथ्वी पर सौर विकिरण जो है लघु तरंगों के रूप में आती है। लेकिन इसका एक काम और है कि जब पार्थिव विकिरण होता है तो इसकी लंबी तरंगों को क्या करता है, रोक लेता है। कहते हैं कि रोकने का काम का क्या करता है कि ऊष्मा को रोककर एक विशाल ग्लास हाउस का काम करता है। जैसे कि ग्लास हाउस हो गया कि तरंगे आ गई जब पार्थिव विकिरण होता है, लेकिन वे तरंगे वापस नहीं। एग्जाम्पल के जैसे कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें क्या हो रही है, ये पृथ्वी मान लेते हैं कि पृथ्वी पर आ रही है। पृथ्वी इसको सोख लेगी, सोखने के बाद जब पार्थिव विकिरण होता है तो पार्थिव विकिरण को क्या करे, एक ग्लास के रूप में ही रोक लेती है। और इस रोकने के कारण क्या बनता है कि यहाँ पे औसतन तापमान, पृथ्वी पर औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैला आवरण, पृथ्वी के चारों ओर फैला आवरण जिसमें गैस, जलवायु, धूलकण शामिल होते हैं, क्या कहते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। नेक्स्ट है कि जीव मंडल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वायुमंडल रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन है। ना तो उसका कोई रंग है, न इसमें कोई महक आती है, स्मेल आती है, और इसका कोई टेस्ट भी नहीं है वायुमंडल का। ठीक है, अब वायुमंडल में जो गैसें हैं कि वो कितने हैं, कई प्रकार की गैसें हैं। पहले सबसे ज़्यादा है जो नाइट्रोजन गैस है 78.08%, उसके बाद ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, नियोन, हीलियम। इसके बाद इसमें नियोन हीलियम के बाद एक ओजोन गैस भी आती है, ओजोन। और इसमें ओजोन में हाइड्रोजन एक गैस और है। ये गैसें विद्यमान है, लेकिन इसमें क्या है कि मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें गैसों को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है ना, आई, कमीनी, हीरोइन। हीरोइन करना। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसका काम क्या है, यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है एक तो नाइट्रोजन। रंग, गंध, स्वाद तीनों इस गैस में प्राप्त नहीं होता। ना तो उस गैस का कोई रंग है, ना कोई गंध आती है इसमें से, यानी कि स्मेल आती है, ना उसका कोई टेस्ट है। ये गैस वस्तुओं को जलने से बचाती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन गैस भी जीवनदायिनी गैस है, क्योंकि अगर वायुमंडल से नाइट्रोजन गायब हो जाए तो क्या होगा, सूर्य की जो इतनी गर्मी पड़ती है उसकी हीट के कारण सब चीज़ें जल जाएंगी। पेड़ के प्रोटीन निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, जो लेग्यूमिनस एक पौधे हैं कि लेग्यूमिनस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है ये नाइट्रोजन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। मानव जीवन का आधार है और ये 21% है, अभी बताई थी मैंने, 21% है गैस ये ऑक्सीजन। मानव जीवन का आधार है, यानी कि मनुष्यों व जंतुओं के लिए एक प्राणदायिनी गैस है ये, या जीवनदायिनी गैस है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, वस्तु व ईंधन को जलाने में सहायक है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये। नेक्स्ट है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अत्यधिक भारयुक्त गैस है, यानी कि यह एक भारी गैस है और सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है।
इसकी बढ़ती मात्रा से तापमान में वृद्धि होती है और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति हुई थी। ठीक है। पेड़ पौधों का जीवन आधार है। सूर्य किरणों को आने में आसानी प्रदान करते हैं, परंतु ये किरणें अपना वायुमंडल में CO2 के कारण पार नहीं कर पाती, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। एक तो इसमें की बहुत खास बात यही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात भी है कि अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य की से निकल के आती हैं, तो उसको ओजोन क्या कर लेती, अवशोषित कर लेती है। ठीक है। और वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है और ये एक छन्नी की भांति कार्य करती है। क्यों छन्नी की भांति कार्य? कि सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, उन किरणों को अवशोषित कर लेती है और इन किरणें सतह तक पहुंच भी नहीं पाती। इसी के कारण नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ओजोन है। तापमान में तीव्र वृद्धि व चर्म रोग का खतरा उत्पन्न हो जाता है अगर किसके कारण? पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो उसके कारण एक तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी और चर्म रोग में जो स्किन कैंसर होता है उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यह गैस समताप मंडल के नीचे भाग में पाई जाती है। यानी कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बनती है। पहले क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ सीमा होती है, समताप मंडल होता है, तो सप्ताप सीमा होती है। तो इसमें बताया कि सप्ताप मंडल के निचले भाग में ये पाई जाती है। यानी क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, इसके नीचे यानी कि क्षोभ सीमा के ऊपर इस तरह से यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सघनता के साथ पाई जाती है। जेट वायुयान में निस्सृत नाइट्रोजन ऑक्साइड, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी परत को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि ओजोन की लेयर को नुकसान पहुंचा रही है कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्या कर रही है? ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए इसमें जो है क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और इसमें यह सहमति बनी थी कि जो ओजोन क्षरण हो रहा है या ओजोन को जो गैसें नुकसान पहुंचा रही है, इन पर रोक लगाई जाए। ठीक है। कि ओजोन परत में 12% तक का ह्रास हो सकता था। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो 1987 में हुआ था, इसके द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हुआ था, इसमें सभी देशों ने सहमति जताई थी कि भाई इस गैस पर जो है, इन गैसों पर रोक लगाई जाए ताकि ओजोन को नुकसान न पहुंचे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जलवाष्प। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में प्रति आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% होती है। कितने? 0 से 4% तक इसकी मात्रा है। उष्णार्द्र क्षेत्रों में यह 4% तक एवं मरुस्थलीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों में इसके अधिकतम 1% तक पाई जाती है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प की कुल मात्रा का आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की जो मात्रा में कमी आती जाती है। जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, यानी कि जैसे कि पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, ये इनके ध्रुव नॉर्थ पोल, ये और ये साउथ पोल, जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो क्या होता है कि जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है और विकिरण ऊष्मा को सुरक्षित रखती है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है और जलमंडल का कुल 0.035% वायुमंडल में सुरक्षित है। इनके वर्षा में सहायक, आर्द्रता ग्राही के रूप में भी है, सूर्यताप को रोकते हैं एवं उसको परावर्तित कर ताप संतुलन में सहायक का कार्य करते हैं। अब आते हैं कि वायुमंडल की संरचना के बारे में। हालांकि धूलकण, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो भी इसमें अभी बताने, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, उसका वीडियो लंबी ना होने की वजह से थोड़े इसमें टॉपिक्स मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अगर आप कमेंट करके बताना अगर पूरी डिटेल चाहिए तो फिर फुल डिटेल से मैं एक वीडियो उसकी बना दूंगा। अब बात करते हैं कि वायुमंडल की संरचना की। देखिए, अगर ये अर्थ है तो इस अर्थ के चारों ओर कुछ वायुमंडल के, इनके गैसों के मंडल पाए जाते हैं, संरचना पाई जाती है गैसीय। अब इसकी बात करें तो पहली है आपकी क्षोभ मंडल।
क्षोभमंडल पहली है, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल। अगर हम बात करें 0 डिग्री, ये अक्षांश है हमारा जैसे विषुवत रेखा थे, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। ध्रुवों से कितना और विषुवत रेखा से कितना ऊंचाई पर है, तो बात देखिए कि ध्रुवों से तो ये कितना 8 किलोमीटर के आसपास है लगभग, और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये क्षोभमंडल, ठीक है। और क्या कहते हैं, इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर इस मंडल में क्या है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, ठीक है। तापमान क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा, तथा प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी आती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और जितनी भी इस मौसमी जो इस वायुमंडल में क्या होता है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो सारी किसमें होती है, क्षोभमंडल में। तो बादलों का बनना, वर्षा ऋतु, कोहरा कुहासा, ठीक है, जितने भी वर्षा सब क्या होती है, क्षोभमंडल में होती है। इसके बाद की जो सीमा आती है यहाँ पर, जिसकी मोटाई है केवल 2 किलोमीटर तक की, उसे हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। ये जो मैंने गाढ़ा कर दिया है कलर से, तो ये जो है क्षोभ सीमा है, लिख देता हूँ क्षोभ सीमा। और ये कितनी है, 2 किलोमीटर मोटी पाई जाती है। इसके बाद का जो मंडल आता है वो समताप मंडल है, समताप मंडल है ये, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर है। और इस मंडल में क्या होता है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद शुरू हो जाता है ये, ठीक है, विषुवत रेखा से जो है 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद शुरू होता है, और 50 किलोमीटर तक ही जाता है, ठीक है। और इसके निचले मंडल में क्या होता है, एक ओजोन गैस की उपस्थिति है इसमें, जो ओजोन क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। और दोस्तों समताप मंडल में वायुयान भी चलते हैं। इसके बाद का जो इसके बाद समताप सीमा है, ये वाली जो मैंने गाढ़ा कर दी है, फिर ये है आपके समताप सीमा। इसके बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल मेसोस्फीयर। इसके बाद का जो मंडल है वो है आयन मंडल। देखिए इन क्षोभमंडल की, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इनकी क्या है कि क्लास अगर आप कहोगे, मैं सेपरेटली एक क्लास पूरी की फुल डिटेल से, थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट करके कहोगे तो, नहीं तो छोटी वीडियो बनानी है, इसीलिए मैं थोड़ा छोटा ही बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो आयन मंडल है इसमें कई लेयर आती हैं। एक तो डी लेयर आती है, इसके बाद ई लेयर आती है, ई लेयर आती है, एफ लेयर आती है, और जी लेयर आती है, ठीक है। तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल संकेंद्रीय परतों के रूप में अत्यधिक ऊंचाई तक फैला है। इन परतों का तापमान, घनत्व एवं गैसीय संगठन प्रत्येक स्तर पर अलग अलग होता है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल ऊंचाई 13 किलोमीटर यानी कि 18 किलोमीटर तक है। ये 18 किलोमीटर कर लेना, 18 किलोमीटर तक है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, संवेदनीय धाराओं के कारण, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक, और सॉरी ये औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर कर लेना। मौसम संबंधित समस्त घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। क्षोभ सीमा, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा जिसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर है। तापमान में गिरावट नहीं होती जैसा कि सामान्य तापमान के ऊंचाई के कारण होता है। दूसरे, क्षोभमंडल सामान्य पतन या ह्रास दर भी कहते हैं कि इस परत में तापमान ऊपर की ओर जाने पर गिरता है, और सकारात्मक ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस में, जैसा कि मैंने अभी बताया था। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। मोटाई भूमध्य रेखा पर कम, ध्रुव पर अधिक है। ओजोन गैस की उपस्थिति में तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ मौसमी परिवर्तन नहीं होते। मध्य मंडल समताप सीमा के ऊपर स्थित है। ऊंचाई 50 से 90 किलोमीटर। आयन मंडल, मध्य मंडल सीमा के ऊपर 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक ऊंचाई। विद्युत आवेशित कणों की प्राप्ति इसी मंडल में
अरोरा बोरियोलिस एवं अरोरा ऑस्ट्रेलिस घटनाएं होती है। बहिर्मंडल या बाह्यमंडल, आयनमंडल के ऊपरी परतें, वायु अत्यधिक विरल हो जाती है और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।